आज हम हिस्ट्री में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और अब तक जो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ा उसमें बेसिकली हमने ब्रिटिश रूल इन इंडिया पे फोकस किया। जब हम ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, डिफेंस पॉलिसीज़, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़, रेवेन्यू पॉलिसीज़, पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, ये सब आप एक सीरीज़ में स्टडी करेंगे और इसका इंडियन मासेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ये आप समझेंगे। जब आप आगे आने वाले समय में 1857 ऑनवर्ड्स फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे तो उसमें फ्रीडम स्ट्रगल एक नेशनल मूवमेंट की बिगिनिंग क्यों हुई, उसके जब आप कॉजेज़ का जिक्र करेंगे तो उन कॉजेज़ में ये सारे फैक्टर आएंगे। अभी इसे अच्छे से समझा होगा तो आप नेशनल लेवल पर जो आपकी फ्रीडम स्ट्रगल का फेज़ रहा है उसकी जड़ों को बेहतर समझ पाएंगे तो आपको कभी रट्टा नहीं मारना पड़ता। इसलिए दिस फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके तहत आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, लेकिन हम उसमें 4 से 5 डिफरेंट केस स्टडीज़ उठाएंगे। उन केस स्टडीज़ के बेसिस पर अब पूरे कॉलोनियल पीरियड में क्या इम्पैक्ट फार्मर पे पड़ा, अगर वो एग्रीकल्चरली रिच एरिया का है, वेटलैंड एरिया से है जैसे बंगाल, क्या इम्पैक्ट उसका उन प्लेटू रीजन पे पड़ा जहाँ पे फॉरेस्ट है, जो ड्राई एरियाज़ हैं, जो उतने रेनफॉल रिच एरियाज़ नहीं हैं जैसे झारखंड, राजमहल की पहाड़ी, और क्या असर उनका पड़ा डेक्कन की सॉइल के ऊपर, महाराष्ट्र की सॉइल पर। तो आज के लेक्चर में हमारे 4 केस स्टडीज उठाई जाएंगी, जिसमें सबसे पहली केस स्टडी हम इंडिगो फार्मर की उठाएंगे, नील की खेती करने वाले किसान। दूसरी केस स्टडी हम रखेंगे बंगाल के रीजन के ज़मींदार और जोतेदार की। तीसरी केस स्टडी हम रखेंगे यहाँ पर राजमहल हिल, झारखंड के इलाके के पहले पहाड़ी, जिन्हें हम पहाड़ियाँ कहते हैं, और फिर संथाल। और अगली केस स्टडी हम लेकर के आएंगे डेक्कन, महाराष्ट्र के रीजन के कॉटन की खेती करने वाले किसानों। इसके माध्यम से आप सारे डायनेमिक्स समझ जाएंगे, आने वाले समय में विद्रोह क्यों होंगे, क्यों कमीशंस बनाए जाएंगे, इनको समझेंगे। हम जब भी हिस्ट्री कवर करते हैं बहुत एग्जॉस्टेड वे में करते हैं, डिफरेंट बुक्स से कंटेंट कलेक्ट होता है, सभी इंटरनेट के इंपॉर्टेंट सोर्सेज, जितने भी लेटेस्ट ट्रेंड के रिसर्च पेपर्स हैं, और जहाँ नीड होती है विकिपीडिया को फॉलो करते हैं। हर वे में स्टूडेंट के हर क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो जनरल स्टडीज़ में है, चाहे वो ऐसे में आ रहा है कोई टॉपिक, चाहे वो प्रीलिम्स है जिसमें MCQs आते हैं, चाहे मेंस है या मेंस में सब्जेक्ट का पेपर है। क्योंकि जैसे जैसे UPSC में सब्जेक्ट खत्म करती जा रही है गवर्नमेंट, वैसे वैसे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जनरल स्टडीज़ का हर सब्जेक्ट अपने आप नहीं आपका एक ऑप्शनल के सब्जेक्ट की तरह, आपको उसे बहुत डिटेल्ड पढ़ना है। और हिस्ट्री एक बहुत ही मल्टी फेसेटेड सब्जेक्ट है, इसे समझे बिना आप सोशल कंडीशन इंडिया की नहीं समझ सकते, आज की डेट में जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसे नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, जो पॉलिटिकल सिस्टम है कंट्री का उसे नहीं समझ सकते आप, चाहे वो नक्सलवाद है, चाहे वो कैपिटलिज्म है, चाहे सोशलिज्म है, चाहे आज का क्लास सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं, वुमेन इमेंसिपेशन है, वुमेन को मुख्य धारा में लाना है, वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ भी समझना चाहते हैं आपको जड़ों में जाना है, हिस्ट्री अपना रोल प्ले करती है। इसी में हमारे हर लेक्चर में NCERTs एम्बेडेड रहती हैं और ऑटोमेटिकली उसके लेक्चर कवर होते हैं। NCERT को कवर करने का रीज़न ये रहता है कि उसमें बहुत ही खूबसूरती से 4 से 5 चीज़ों पर ही फोकस करके लार्जर आस्पेक्ट एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करा दिए जाते हैं। डिटेल्स के लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए, MCQs और अदर क्वेश्चंस के लिए हम अदर स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हैं। NCERTs ब्रॉड रहती हैं, डिटेलिंग उनमें उतनी नहीं रहती, लेकिन कंसेप्ट की ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त होती है, सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छा होता है, क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है। बट वी नीड इंफॉर्मेशन ऑल्सो, वी नीड अलाइड डाटा ऑल्सो, इम्पॉर्टेंट नेम्स ऑल्सो, इवेंट्स इन डिटेल और डिटेलिंग ऑल्सो। तो उसी वे में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक का नाम है द लाइफ इन अ कंट्री साइड, गाँव में जीवन कैसा था। तो कंट्री साइड की बात करने जा रहे हैं, जब विलेज लाइफ की बात करने जा रहे हैं, इसमें सब कुछ ही चर्चा हो जाएगा। और क्योंकि पंजाब में है और पूरे भारत ही नहीं वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है जहाँ पर इस तरह का क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर ये सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे गेहूँ की कटाई होती है, फसलें कटती हैं, तो बैसाखी का दिन है, बैसाखी का त्यौहार है।
और बैसाखी सिखों के जीवन में, पंजाबियों के जीवन में, किसान के जीवन में नए साल का आगमन करता है। आज के दिन पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। आज के दिन पढ़ेंगे, सारा साल पढ़ेंगे, तो ये हम सिंबलाइज करते हैं बैसाखी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। द विलेज लाइफ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी कि कंट्री साइड, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जब हम इसे समझना चाहते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि भारत में सबसे पहले ब्रिटिश राज, जो हम ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात कर रहे हैं, द एग्जैक्ट वर्ड इज ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज की स्थापना कहाँ होती है? बंगाल में। और बंगाल में इस स्थापना की शुरुआत होती है 1765, 12 अगस्त को साइन हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से, जिसके तहत उस समय के भारत के मुगल बादशाह शाह आलम II के द्वारा उस समय ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि अब तक मुगल बादशाह के तहत किसी भी एक प्रोविंस का एक गवर्नर हुआ करता था। वो गवर्नर के अधीन वो पूरी की पूरी प्रोविंस आ गई। अब वो गवर्नर पुलिसिंग एक्ट, निजामत के काम तो देख ही रहा है, क्रिमिनल एक्ट को तो डील कर ही रहा है, उसके साथ साथ सिविल अफेयर्स भी देखता है। लेकिन अब पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि शाह आलम II, यानी कि ये जो भारत का बादशाह है, मुगल बादशाह, इसने दीवानी के काम के लिए कंपनी को चुन लिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी आज से भारत की दीवान होगी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रीजन की। और दीवानी मिलने का मतलब ये है कि अब इन्हें सिविल अफेयर्स मैनेज करने हैं वहाँ पे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर आज से बंगाल, बिहार, उड़ीसा कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जिस सिविल अफेयर का मेन काम है रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, और इसी रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन के तहत इन्होंने यह तय किया कि हमें बंगाल में एक नया रेवेन्यू सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करना है। और उसी रेवेन्यू सिस्टम के तहत हमने कल के प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम दिया। तो बंगाल के रीजन को एक सिस्टम मिल चुका है जिसका नाम है ज़मींदारी सिस्टम। लेकिन ज़मींदारी सिस्टम यकायक नहीं आया था, हमने ये भी पढ़ा। 1765 में दीवानी मिलने के बाद से लेकर 1772 तक वही ओल्ड सिस्टम चलता रहा जो बंगाल का एग्जिस्ट करता था। फर्क सिर्फ इतना आया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स अब रेवेन्यू के मेन हब हो गए हैं। रेवेन्यू एंड इनके पास होता है, जो कलेक्टिंग मशीनरी थी वो वही रही जो नवाब के अधीन होती थी। बात सिर्फ इतनी थी, अब वो नवाब के लिए काम ना करके इनके लिए काम कर रहे थे। बेटर ये रहेगा जो भी ऑनलाइन सब्सक्राइबर है हमारे पिछले 2 लेक्चर जरूर सुने, एक इकोनॉमिक पॉलिसी और एक रेवेन्यू पॉलिसी, आपको सब समझ आएगी। तो 1772 में नियम चेंज हुए, वारन हेस्टिंग्स आए, हमने ये भी पढ़ा। करना कारण इसलिए हो गया कि 1770 में बंगाल के किसान की हालत इतनी गड़बड़ हो चुकी थी कि यहाँ पर बहुत ही भीषण अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष, फैमिन, जिसकी वजह से तकरीबन आधी जनसंख्या वाइप आउट हो चुकी थी यहाँ की। और बड़े लेवल पर लगभग उस समय ऐसा माना जाता है कि 10 लाख लोग खत्म हो चुके थे वहाँ से। अब इतने बड़े लेवल पर लोगों की मृत्यु हुई, वाइप आउट हो गई पूरी की पूरी पॉपुलेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या रह गया? एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे थे और इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से ही इंडियन हैंडीक्राफ्ट बनता था और उसे एक्सपोर्ट करके ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इनकम जनरेट होती थी। अगर एग्रीकल्चर हार्म होगा तो वह आर्टिजन जो उस एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके हैंडीक्राफ्ट बनाता है, उसको वो रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा तो अल्टीमेटली आउटपुट भी महंगी ही प्रोड्यूस करेगा, जिससे ब्रिटिशर्स की वो जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, इससे उनके सेलिंग प्राइस एस्केलेट होंगे, जिससे उनके मुनाफे कम हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। दूसरा, अब एग्रीकल्चर डायरेक्टली आपके अधीन आ गया है और आपकी इनकम का एक जरिया सिर्फ कमोडिटीज़ ही नहीं है जिन्हें आप ट्रेड करके इनकम कमाते हैं, अब रेवेन्यू भी आपका है। तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू आप वहाँ से जनरेट करेंगे उसके लिए आपको एग्रीकल्चर उतना ग्रो कराना होगा। तो जितना एग्रीकल्चर होगा उतना रेवेन्यू होगा, उतनी ही आपकी आमदन होगी, उतने ज़्यादा आपको मुनाफे होंगे। तो ब्रिटिशर्स के सामने इस समय कई सारे सवाल हैं।
पहला ये है कि कंपनी जो भी भारत से सामान खरीदती है उन चीज़ों की कीमत पे करने के लिए हमें बंगाल का ही रेवेन्यू यूज़ करना है, तो रेवेन्यू अधिक से अधिक होना चाहिए। दूसरा, जितने भी प्रोडक्ट भारत में बन रहे हैं बनते रहने चाहिए, इसके लिए एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा, हमारे जितने भी कैंपेन्स भारत में हो रहे हैं, चाहे वो आर्मी कैंपेन्स हैं, कुछ भी हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए हमें पैसा मिलता ही रहना चाहिए। हमारे ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी सैलरीज आती ही चली जानी चाहिए। कंट्री होम लेवल पर हमारे ब्रिटेन में एडमिनिस्ट्रेशन है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज कर रही है, उसके खर्चे चले जाते रहने चाहिए। भारत में हम जहाँ जहाँ नई एक्सपेंशन कर रहे हैं वहाँ पे नई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बना रहे हैं, उसका खर्चा हमें देना है, वो देते रहना चाहिए। ये सारे प्रश्न हैं जिसका एक ही हल है कि परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आना चाहिए, वो भी अशोर्ड। इसी के तहत 1793 में बंगाल में चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा एक सिस्टम लागू किया गया जिसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम बोला गया, जिसका सबसे मेन फीचर ये था कि आपने इन परपेचुअटी सदाबहार के लिए ही एक लगान फिक्स कर दिया है और वो लगान आपको अब मिलता रहेगा। इसका कारण ये माना गया, कॉर्नवालिस ने यह तर्क दिया कि अगर हम सदाबहार के लिए लगान फिक्स कर देंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस भी किसी का वो लैंड होगा उसको ये पता होगा कि मैं अगर सरप्लस प्रोडक्शन करूँगा तो वो सरप्लस प्रोडक्शन मुझसे ली नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि लगान तो फिक्स है। इसकी वजह से वो सरप्लस प्रोड्यूस उसका मुनाफा होगा, जिसकी वजह से वही सरप्लस अमाउंट को वो लैंड में इन्वेस्ट करेगा, इरिगेशन को प्रमोट करेगा, एग्रीकल्चरल एरिया एक्सटेंड करेगा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करेगा। इससे खेतीबाड़ी में ग्रोथ होगी, देश का विकास होगा, खेती का विकास होगा और हमारे जो लाभ है वो भी होते रहेंगे और हमें परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि किसे चुना जाए, किसे एग्रीमेंट किया जाए। तो चुना गया यहाँ पर ज़मींदार, क्योंकि ज़मींदारी रैम्पेंट थी, मैंने पहले बता दिया, और ज़मींदार के साथ ये सारे एग्रीमेंट कर दिए गए। लेकिन अल्टीमेटली ज़मींदार को जब आपने ज़मीन का मालिक बनाया, जिस ज़मीन को जोत कोई और रहा है, जिसके उसके ऊपर पहले एंसेस्ट्रल हेरिडिटरी राइट थे, उनको आपने ज़मीन से वंचित कर दिया, डिप्राइव कर दिया। यह ज़मींदार जब आपने गद्दी पर बैठाया उस ज़मीन का मालिक बना करके, तो यह भी शुरुआत में फेल हुआ। उसके कारण क्या था? तो ज़मींदारी सिस्टम फेल हुआ। ज़मींदारी सिस्टम के फेल होने का मेन कारण ये रहा कि जिस समय में आपने लगान जो दर बताई थी, जो रेट बताया था रेवेन्यू का, वो रेट बहुत ही हाई था, बहुत एग्जॉर्बिटेंट था। उसका रीज़न ये था कि आपको ये पता था कि आने वाले समय में जब भी फसलों की कीमत बढ़ेगी, जब भी एग्रीकल्चरल एरिया एक्सपैंड होगा, तो इस पर्सन की कमाई बढ़ेगी जिसको हमने लैंड का ऑनर बना दिया है। लेकिन हम उस समय लगान नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमने इन परपेचुअटी अग्रीमेंट कर लिया है सदाबहार के लिए। तो आज ही हमें लगान बहुत चढ़ा के बढ़ा के लगाना होगा। लेकिन अब नुकसान क्या हो गया? सबसे पहले तो आपने शुरुआती दौर में बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट रेवेन्यू लागू कर दिया। आपने ज़मींदार को ये कह करके मनाया कि अभी तुम्हें ये लगान ज़्यादा लगेगा, लेकिन आने वाले समय में तुम मुनाफे में ही रहोगे लॉन्ग टर्म। लेकिन नुकसान क्या हो गया? शुरुआत में जो कैलकुलेशंस की गई वो बहुत हाई रही, और दूसरा, इस समय फसलों की कीमतें 1790s का ये जो टाइम है, फसलों की कीमतें बड़े लेवल पर गिरी हुई थी। अब फसलों की कीमतें एक तरफ गिरी हुई हैं, लगान बहुत बढ़ा करके लगाया है आपने, तो जो प्रोड्यूस हो रही है उसे जब मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वैल्यू बहुत ही कम है। मान लीजिए 1 क्विंटल गेहूँ, 1 क्विंटल राइस, 1 क्विंटल धान की कीमत उस समय 100 रुपया चल रही थी, और उसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 100 रुपये आ गया, जबकि आपने लगान बहुत हावी लगा रखा है। असल में कीमत होनी चाहिए थी 150 रुपया। अगर 150 रुपये कीमत होती, आपने लगान 120 रुपये लगा रखा है, तो 150 रुपया मिलने के बाद 120 आपको दे के भी 30 बच जाते। लेकिन इस समय प्राइसेस ही बहुत गिरे हुए हैं, डिप्रेशन चल रहा है, तो कीमतें ही बहुत कम हैं। तो कीमतें कम थी फसल की, लगान बहुत हाई लगाया हुआ था, तो बड़े लेवल पर 1794 से लेके 1807 के बीच में तकरीबन जितने भी ज़मींदार थे, उन ज़मींदारों की ज़मींदारियाँ बिक गई, क्योंकि इसमें क्लॉज ये भी था कि तय सीमा के तहत जो रेट डिसाइड हुआ है, वो रेट अगर आप उस दिन नहीं भरते हैं तो आपकी लैंड ऑक्शन कर दी जाए। समय आगे बढ़ा, 1810 ऑनवर्ड्स एग्रीकल्चर में रिवाइवल हुआ। इंटरनेशनली कॉस्ट एस्केलेट कर गई, कीमतें बढ़नी शुरू हो गई फसलों की, नेशनली भी, और दूसरा, अब तक के जो एफर्ट्स हुए थे उनकी वजह से एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी हुआ। अब जब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो गया, एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट भी हुई, उधर से मार्केट प्राइसेस भी बढ़ गए, तो मुनाफे होने शुरू हुए। और ब्रिटिशर्स को यह दिखने लगा कि हमने क्योंकि ये अग्रीमेंट परपेचुअटी में किया है, तो हम बढ़ी हुई आमदनी का हिस्सा मांग नहीं सकते हैं, इसलिए यह तरीका बेटर नहीं है। तो जो अगले एग्रीमेंट हुए, जैसे मद्रास और बॉम्बे में 1818 ऑनवर्ड्स, 1820 के अराउंड, वो ज़मींदारी सेटलमेंट के तहत नहीं हुए, रैयतवाड़ी के तहत।
और उसके तहत आपने ये क्लॉज रखा कि एवरी 30 ईयर्स पे रिवीजन किया जाएगा। ये अग्रीमेंट किसी बिचौलिए या इंटरमीडियरी जैसे ज़मींदार से नहीं किया जाएगा, हर इंडिविजुअल फार्मर के साथ इंडिविजुअली किया जाएगा। यहाँ पर ऑनर फार्मर होगा, रैयत होगी। रयौक, वर्ड इज़ रयौक, द वर्ड इज़ रयौक। तो ये एक तरह का डिस्टॉर्टेड वर्ड है, वर्ड इज़ रैयत, तो रैयत का डिस्टॉर्टेड वर्ड है रयौक। ठीक है, तो रयौक के साथ, पीसन के साथ, फार्मर के साथ अग्रीमेंट किया गया। इसके लिए लैंड को असेस करना था, सॉइल की क्वालिटी देखनी थी, प्रोडक्शन यील्ड देखनी थी प्रीवियस ईयर्स की, और फ्यूचर में क्या यील्ड रह सकती है ये देखना था। मार्केट में फसल की कीमतों को देखना था, ये सब देख करके तय करना था। 30 साल पर इसको रिवाइज करने की बात थी। ये सारा का सारा सिस्टम अलेक्जेंडर रीड के द्वारा मद्रास के कुछ एरियाज जो जीते गए थे वहाँ पे लागू किया गया। पहले अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। समय आगे बढ़ने पर 1820 में जब गवर्नर बने मद्रास के रीजन के थॉमस मुनरो, तो उन्होंने ये पूरे मद्रास के एरिया में लागू कर दिया। और फिर उन्हीं के शिष्य आगे मॉन्सराट एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे में भी लागू कर दिया। तो कुल मिलाकर के बॉम्बे मद्रास के रीजन में आपको यह रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम दिखता रहता है। इसके भी अपने ही तरह के नुकसान थे, वो हम कल के लेक्चर में समझा चुके हैं। आगे बढ़े, सिस्टम चेंज हुआ जब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल की, यानी कि आज की डेट का उत्तर प्रदेश। आज की डेट का उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये सारे रीजन में एक नया सिस्टम लागू किया गया जो ज़मींदारी भी नहीं था, रैयतवाड़ी भी नहीं था। ना तो ये सिस्टम किसी ज़मींदार से किया गया, ना ये सिस्टम किसी इंडिविजुअल फार्मर के साथ किया गया। यहाँ पर जो रेवेन्यू यूनिट है वो पूरे विलेज को माना गया, और ये सिस्टम पूरे के पूरे विलेज के साथ साइन किया गया। और विलेज के एंड पर लगान देने का काम जो करेगा वो विलेज का हेडमैन होगा, जिसे आप आने वाले समय में लंबरदार भी कह लेंगे। और उस समय में आप उसे विलेज हेडमैन भी कहते थे, कुछ लोग तालुकदार भी कहते थे, कुछ लंबरदार भी कहते थे। इस तरह से ये काम चला। तो एक जगह पर आपने इंडिविजुअल फार्मर का एग्रीमेंट किया है, वो रैयतवाड़ी। एक जगह पर आपने ज़मींदार से किया है, वो ज़मींदारी। एक जगह पे आपने महल यानी कि एस्टेट, पूरा का पूरा विलेज को काउंट कर लिया है, या ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो उसको आपने बोल दिया महलवाड़ी। तो ये सारा का सारा सिस्टम है। महलवाड़ी सिस्टम जो उस टाइम पर लागू हुआ है, मेनली ये सिस्टम मैकेंजी के द्वारा दिया गया, मैंटकाफ के द्वारा दिया गया, एंड हेनरी मेन के द्वारा दिया गया। तो मैकेंजी, मैंटकाफ एंड मेन, ये 3 नाम याद रखते हैं। तो ज़मींदारी सिस्टम कॉर्नवालिस। अगर हम बात करते हैं रैयतवाड़ी, तो अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो एंड एल्फिंस्टन। और अगर हम बात करते हैं महलवाड़ी सिस्टम की, तो मैकेंजी, उसके बाद चार्ल्स मैंटकाफ, और उसके बाद हेनरी मेन। ये पर्सन आपको याद रखते हैं। इस तरह का एक रेवेन्यू सिस्टम भारत में इनके द्वारा लागू किया गया। तकरीबन हर रेवेन्यू सिस्टम एक्सप्लॉइटेटिव रहा अपने नेचर में, क्योंकि हर लेवल पर आपने जो अज्यूम किया कि इतनी पैदावार से इतनी कमाई होगी, वो एग्जैजरेटेड थी। ज़मीनी हकीकत को आपने कंसिडर नहीं किया। डाटा कलेक्शन कभी भी रियलिटी में उस लेवल पर हुआ ही नहीं, इससे नुकसान हुआ। ये एक तरीका था भारत के विलेज लेवल को एक्सप्लॉइट करने का। आज हमें जिस पर आज के लेक्चर में फोकस करना है वो तरीका टोटली डिफरेंट है। और उस तरीके पर जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें रेवेन्यू पर्पस से नहीं किया गया, एग्रीकल्चरल यानी कि क्रॉप वाइज भी हमें रिव्यू किया गया। अब हमें स्टोरी क्रॉप की करनी है। जब हम क्रॉप वाइज बात करते हैं तो आज की हमारी केस स्टडी प्लांटेशन की है। प्लांटेशन का क्या मतलब है? बहुत ही लार्ज एस्टेट्स हुआ करते थे, बड़े बड़े एस्टेट्स हुआ करते थे, जिसको मैनेज एक प्लांटर करता है। और वो प्लांटर वहाँ पर बहुत सारी लेबर से काम करता है, जो लेबर मोस्टली फोर्स्ड होती है। तो फोर्स्ड लेबर के थ्रू खेती करा करके बड़े बड़े एस्टेट्स मेंटेन करता है जो प्लांटर। वहाँ से जो खेती होती है प्लांटेशन, जैसे प्लांटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट टोबैको, जैसे कॉटन, जैसे शुगर, जैसे टी, जैसे कॉफ़ी, जैसे इंडिगो। और आज की हमारी केस स्टडी का पार्ट इंडिगो है। इन्हें कैश क्रॉप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि आप इन्हें सीधे नहीं खाते, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। और फिर क्योंकि ये बाज़ार में पैसे के लिए बिकती हैं, कंजम्पशन के लिए डायरेक्टली नहीं बिकती, तो दे आर द कैश क्रॉप्स। आप इन्हें बेच करके मनी फैच करते हैं। ये फूड ग्रेन्स की तरह नहीं है जिन्हें आप डायरेक्टली कंज्यूम कर जाते हैं, फ्रूट्स की तरह भी नहीं। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के ये प्लांटेशन में इंडिगो का केस क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपको बहुत बेटर वे में ये समझ आएगा कि दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में कौन सी वेदना है, किसका दुख बताया गया। 1859 का इंडिगो रिकॉर्ड क्या है?
और बाद में 1917 का बिहार का चंपारण का विद्रोह क्या है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों किया। चलिए इंडिगो देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कलर की बात करते हैं तो डाई प्रिपेयर करनी होती है। जब डाई प्रिपेयर करने की बात होती है तो नीला कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस ब्लू कलर से सभी कलर प्रिपेयर कर लिया करते थे, ब्लू से वायलेट, पर्पल, रेड, एवरी कलर यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द ब्लू कलर। अब होता क्या था, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में मेनली फ्रांस, इटली, इन रीजन्स में, खासतौर पर इटली में ऑलमोस्ट 13th सेंचुरी से इंडियन इंडिगो यूज़ हो रहा, क्लियर। लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में वहाँ पर अवेलेबल होता था, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता था, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली कमोडिटी होती थी वहाँ के लिए। अब इसकी वजह से ये उस लेवल पर अवेलेबल नहीं है यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत हाई है। तो फिर क्या किया जाता था, एक इसका तोड़ निकाला गया। क्या, अब जब हम इंडिगो की बात करते हैं तो ये तो एक ट्रॉपिकल प्लांट है, ये टेम्परेट रीजन में तो हो नहीं सकता। तो इसका जो काउंटर पार्ट है टेम्परेट रीजन में, उसको कहते हैं वोड प्लांट, वोड ट्री। अब ये जो वोड ट्री है ये टेम्परेट रीजन फ्रेंडली है, तो आप वोड कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो यूरोप में नॉर्दर्न इटली है, साउदर्न फ्रांस है, जर्मनी है और कुछ एरिया ब्रिटेन के हैं, यहाँ पर वोड कल्टीवेशन होती है। जब आप वोड कल्टीवेशन करने लगे उसके बेसिस पर आप नील बनाने लगे, नीला रंग बनाने लगे। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये जो वोड से बनने वाला ब्लू कलर है ये बहुत ही पेल एंड डल होता है, लेकिन जो इंडिगो से बनने वाला ब्लू कलर है ये बहुत ही ज़बरदस्त वे में रिच होता है, ये बहुत ही ग्लो करता है, बहुत ही ब्राइट होता है, नीट एंड क्लीन होता है। इसकी क्वालिटी है, रिच है, ग्लो करता है, ब्राइट होता है। ये पेल है, डल है, उभर करके उठ करके नहीं आता। तो कुल मिलाकर के 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स कम अवेलेबिलिटी होने की वजह से इंडियन इंडिगो, कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से यूरोप के खेती बाड़ी करने वाले लोगों ने, फार्मर्स ने बोर्ड लगाना शुरू कर दिया और इसी को यूज़ वहाँ पर किया जाता है। लेकिन समय आगे बढ़ा, समय बदलने के साथ साथ क्या हुआ, सभी जानते हैं कि 16th 17th सेंचुरी जैसे ही आएगी तो 16th 17th सेंचुरी के दौरान जितने भी यूरोपियंस कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ये सारा अटलांटिक ओशन क्रॉस किया और अटलांटिक ओशन क्रॉस करने के बाद ये पर्टिकुलरली यहाँ पर जितना भी नॉर्थ अमेरिका और उसके बाद ये सारा साउथ अमेरिका में आकर के ये यहाँ पर कैरेबियन है और यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड हैं, कैरेबियन आइलैंड्स कहते हैं। तो यूरोप से निकले जितने भी इम्पोर्टेंट कंट्री, स्पेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, यहाँ से निकले, अटलांटिक ओशन क्रॉस किया और सेंट्रल अमेरिका पहुँचे। सेंट्रल अमेरिका आने के बाद इनको वही ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे मिल गया। यही ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंडिया में भी है और यही ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ भी है क्योंकि इक्वेटर पे है। तो यहाँ आने के बाद जैसे इन्होंने अलग अलग एरियाज़ को अपना लिया। फ्रांस आया, फ्रांस ने यहाँ पर सेंट डोमिंगो नाम की जगह पर खेती करनी शुरू कर दी इंडिगो की। इसी तरह से स्पेन आया, उसने वेनेजुएला में करनी शुरू कर दी। पुर्तगाल आया, उसने ब्राज़ील में करनी शुरू कर दी। तो सभी ने अपना अपना एरिया अपना लिया, किसी ने ब्राज़ील अपना लिया, किसी ने वेनेजुएला अपना लिया, किसी ने सेंट डोमिंगो अपना लिया और ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जमाइका अपना लिया। तो सबने अपनी अपनी लोकेशन ढूंढ करके ट्रॉपिकल क्लाइमेट की अवेलेबिलिटी की वजह से इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट कर। अब जब इनके द्वारा इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट की गई तो अब इनके तहत ये इंडिगो नेचुरली एक्सपोर्ट होगा यूरोप में, क्योंकि अब ये बातें नहीं रह गए इसे इंडिया से मंगाने के लिए, ये यूरोप से एक्सपोर्ट होगा। लेकिन यूरोप में एक बड़ी लॉबी एग्जिस्ट करती थी उन फार्मर्स की जो बोर्ड ट्री लगाते थे। उनके द्वारा वहाँ की सरकारों को प्रेशराइज किया गया कि अब इंडिगो के ऊपर बैन रखो, उसे एंट्री नहीं होगी। लेकिन सरकारों को ये रूल रिलैक्स करने पड़े, इंडिगो को एंट्री देनी पड़ी और इंडिगो यूज़ होना शुरू हो गया। बोर्ड ट्री की इंपॉर्टेंस रिड्यूस होनी शुरू हो गई। अब अल्टीमेटली ये जो कैरेबियन रीजन में प्रोडक्शन होती थी तो यहाँ पर भी टबैको की, शुगर केन की, इंडिगो की, इन सारी चीज़ों की प्लांटेशन की प्रोडक्शन होती थी। और ये प्लांटेशन प्रोडक्शन करने के लिए यूरोप के नीचे जो मेडिटेरेनियन सी है, इस मेडिटेरेनियन सी के अंदर अगर आप देखें तो एक कॉन्टिनेंट आ जाता है, दैट इज़ अफ्रीका। अब ये जो अफ्रीका है, होता ये था कि यूरोपियंस अफ्रीका आते थे
यहाँ से स्लेव परचेज होते थे। ये स्लेव भेजे जाते थे सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन रीजन। इन स्लेव से यहाँ पर खेती कराई जाती थी प्लांटेशन की। यहाँ से प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट भेजा जाता था ब्रिटेन में उसे इंडस्ट्री में डाल के मैन्युफैक्चर करते थे। वहाँ से जो कमाई होती थी वो कमाई इन्वेस्ट होती थी अदर कंट्रीज़ में, अफ्रीका में स्लेव खरीदने के लिए। और यहाँ से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता था उसे भी जो कंट्री एक्वायर किया उसकी मार्केट में भेजा जाता था। तो एक ट्रायंगुलर ट्रेड था, इसे स्लेव ट्रेड कहते हैं। यहाँ से एक व्यापारी आया अफ्रीका में पैसे खर्च के स्लेव खरीदा, स्लेव को ले गए सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे स्लेव बेचा, स्लेव से कराई प्लांटेशन, उससे उगी फसल को भेजा ब्रिटेन, वो वहाँ पे हुई प्रोसेस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बेचा, उससे आया पैसा लगाया, स्लेव खरीदा। इस तरह का एक ट्रायंगुलर ट्रेड साइकिल एस्टेब्लिश हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से परिवर्तन आ गए। 1790 का समय आया, बड़े ज़बरदस्त वे में कैरेबियन इंडिगो की प्रोडक्शन फॉल कर गई। कैरेबियन इंडिगो की प्रोडक्शन को फॉल करने का कारण ये था कि यहाँ पर स्लेव्स को कोई अधिकार नहीं था। और 1780 ऑनवर्ड्स स्लेव्स के द्वारा यहाँ पर बड़े लेवल पर विद्रोह किया जाने लगा। और ये जो स्लेव रिवॉल्ट हुआ फ्रांसीसियों के अगेंस्ट, स्पेनिश लोगों के अगेंस्ट, पोर्तुगीज़ के अगेंस्ट, इसकी वजह से इनको एक नया कानून पास करना पड़ा। और 19वीं सेंचुरी की बिगनिंग में, जैसे 1617 के अराउंड आकर के फ्रांस ने स्लेव लॉ पास करके स्लेवरी खत्म कर दी। यही वो दौर है 1780 से 1810 के दौरान जब बड़े लेवल पर ये प्रोडक्शन हैम्पर हुई। और यहाँ से सेंट्रल अमेरिका कैरेबियन कंट्रीज से, कैरेबियन सी के रीजन से जब इंडिगो को जाना ओवर्ट हुआ, उसी समय डायनामिक्स चेंज हुए इंडिया में। तो कुल मिलाकर के अमेरिका ने ऑलवेज बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किए हैं इंडिया के डायनामिक्स को चेंज करने में, क्योंकि एक ही तरह की ताकतें दोनों ही ट्रॉपिकल रीजन्स में रूल कर रही थी। और दोनों ही ट्रॉपिकल रीजन में जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया ब्रिटिशर्स ने, उसका पर्पस सेम था, होम कंट्री को फीड करना, तो यूरोप को फीड करना रॉ मटेरियल से, और इन कॉलोनाइज कंट्री को भर देना वहाँ के मैन्युफैक्चर्ड आइटम से, जिसकी वजह से किसी एक पे आने वाला असर किसी दूसरी कंट्री को प्रभावित करता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया की। अब हम आ जाते हैं इंडिया में। मैंने आपको ये बताया था कि 1765 में दीवानी के अधिकार मिल गए, 1790s तक यहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम आ गया। तो ज़मींदारी सिस्टम ने तो पीजेंट को एक्सप्लॉइट किया ही, वो प्रीवियस लेक्चर में समझा चुके हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम कहाँ से बिगिन हुई वो समझते हैं। तो 1790 एक तरफ वहाँ पर खेती कम हो गई, यूरोप की ज़रूरतें पूरी करनी है। कारण क्या आ जाता है, ये वही समय है जब मैंने आपको ये बताया था कि 1760 में यूरोप में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होता है ड्यू टू द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और 1780-90 का वो पीरियड यूरोप का जब उन्हें हाई लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करना है टेक्सटाइल, चाहे वो लंकाशायर है, चाहे मैनचेस्टर है, चाहे वो लीड है, उन सारी सिटीज़ में हाई लेवल पर टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो रहा है। उसे बम्पर रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, इंडिगो की, और इंडिगो ही चाहिए, बोर्ड उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। अब वो इंडिगो कहाँ से आएगा, भारत से। तो भारत के इस बंगाल रीजन की बात करने का जिक्र करेंगे। तो बंगाल में क्या हुआ, बंगाल का क्लाइमेट सूटेबल था किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो जितना भी साउदर्न बंगाल रीजन है वो सारे रीजन में प्रमोट किया गया इन लोगों को कि आप इंडिगो लगाइए। अब होगा क्या, इंडिगो खेती जो करेंगे उसके लिए कई सारे नए नए आस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इंडिगो भारत में उगाया जाने लगा, वो इंडिगो जब यूरोप भेजा जाने लगा तो उस इंडिगो में बड़े ज़बरदस्त मुनाफे देखे जाने लगे। जब हाई लेवल पर मुनाफे उस इंडिगो में देखे जाने लगे तो स्कॉटलैंड के व्यापारी बड़े लेवल पर अट्रैक्ट हुए और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमें तो बहुत मुनाफा है। कारण क्या था, इस समय पर्टिकुलरली भारत में जब फार्मर को प्रमोट किया जा रहा था कि आप क्रॉप के तौर पर इंडिगो लगाओ, तो वो जो क्रॉप के तौर पर इंडिगो लगा रहे हैं तो दो वर्ग उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। एक कंपनी के वो ऑफिसर जो प्राइवेट ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हैं और उन्हीं ऑफिसर्स के द्वारा उनको बोला गया कि आप इंडिगो लगाइए। सेकेंड, एक वो वर्ग जो मर्चेंट एजेंट के तौर पे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है, जो भारत का सामान प्रमोट करके यूरोप भेजता है या ब्रिटिश कंपनी को देता है, उसको भी इंटरेस्ट है बड़े लेवल पर भी इंडिगो लगाया जाए। ऐसा समय आ गया कि कंपनी के ऑफिसर्स रिटायर होकर के या जॉब छोड़ करके अपने इंडिगो की खेतों की निगरानी, खेतों पे इंटरेस्ट, खेतों पे नज़र रखने के लिए जॉब छोड़ने लगे। पैसा बड़ा लेवल पे कमाया जाने लगा और यही पैसा है जो कमा करके जब ये लोग जाएंगे यूरोप, तो मैंने बताया था कुछ ब्राइब्स, कुछ एक्सटॉर्शंस, कुछ गिफ्ट और कुछ इस तरह का पैसा जब इनका डिस्टॉर्टेड वर्ड नवाब का वर्ड आएगा नबूब, और इन्हें नबूब कहा जाएगा कहाँ पे, यूरोप में। इनके इस लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होकर के बहुत सारे स्कॉटिश व्यापारी और अदर सेगमेंट भी भारत में आए और उन्होंने भी यहाँ पर कोशिश की कि हम क्यों ना इंडिगो प्लांटेशन को लगाएं।
अब कैसे एक नेक्सस नया बनता है हमें उसे समझना है। आइए समझिए होता क्या था। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि भारत में जब इंडिगो खेती की गई तो वो दो कंसेप्ट से की जाती थी। पहला कंसेप्ट था निज सिस्टम और दूसरा सिस्टम था रयौत सिस्टम। निज सिस्टम एंड रयौत सिस्टम। पहले हम निज सिस्टम को डिस्कस करने का काम करेंगे। जब हम निज सिस्टम की बात करते हैं तो किसी भी प्लांटर के पास दो ऑप्शन है, इनमें से कोई भी फॉलो करें। तो पहला ऑप्शन है निज सिस्टम और निज सिस्टम के तहत उसे क्या करना होता है। निज सिस्टम का मतलब ये है कि उसका निजी जमीन, उसका निजी लैंड। अब लैंड कहाँ से आएगा उसके पास, या तो वो उस लैंड को परचेज करे या वो उस लैंड को रेंट पे ले। तो या तो रेंट पे ले या परचेज करे। रेंट पे ले मैंने लीज पे ले। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि इस समय जो लैंड का ऑनर है वो ज़मींदार डिक्लेयर हुआ है। तो या तो वो उस लैंड को ज़मींदार से परचेज कर ले और या फिर वो उस लैंड को ज़मींदार से लीज पे ले ले। अब इन दोनों में से कोई भी एक एस्पेक्ट अगर वो फॉलो करता है, चाहे वो लीज पे लेता है परचेज करता है, लैंड तो उसका पर्सनल हुआ, तो मतलब अपने खेत पर ही खुद ही नील की खेती करना निज सिस्टम। अब अपने खेत पर नील की खेती करना आसान बात नहीं। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नील की खेती प्लांटेशन करनी है, आपको बड़े लेवल पर लेबर चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपको बहुत ही हाई लेवल पर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट भी चाहिए। तो इक्विपमेंट्स की नीड है बहुत ज़बरदस्त वे में। इक्विपमेंट चाहिए, लेबर चाहिए, ये सारी चीज़ें कैसे पूरी होंगी। कारण क्या है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो लेबर एग्जिस्ट करती थी वो तो वही फार्मर है जो अपने खेतों में भी काम कर रहे हैं। और इस सारे एरिया में पैडी कल्टीवेशन होती है राइस की, और पैडी कल्टीवेशन में पॉपुलेशन का हमेशा हाईली डेंसली कंसंट्रेटेड होती है, क्योंकि कुछ ही स्ट्रेचेस होते हैं जहाँ पर रेनफॉल के बेसिस पर पैडी हो रहा होता है और सभी लोग उन्हीं स्ट्रेचेस पर डिपेंड होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात तो ये हो गई कि उनको पैडी कल्टीवेशन करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो पैडी का प्रेपरेटरी सीजन होता है, जब पैडी लगाना होता है वही समय इंडिगो का भी सीजन होता है। तो वो पैडी लगा रहे हैं अपने खेतों में, तो वो फ्री तो है नहीं कि मिल जाएंगे एज अ लेबर किसको, इस निजी खेती वाले को। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स है ही उस लेवल पे अवेलेबल जो हम लोगों को अपनी खेती बाड़ी के लिए चाहिए। तो जो फार्मर है, पीजेंट है, वो अपने लेवल पर काफ़ी बिजी है अपनी पैडी कल्टीवेशन, अपनी लाइफस्टाइल में, जो उस लेवल पर मुहैया नहीं हो पा रहा है इस पर्सन। और अगली इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसे जब भारत में ही आया है, तो इसे जब ये लैंड मिल रहा है तो लैंड एक तो फ्यू पैचेस में मिला और वो भी स्कैटर्ड, क्योंकि जो मेन एग्रीकल्चरली वेट लैंड है, डेवलप्ड लैंड है, वहाँ पे तो राइस कल्टीवेशन हो रहा है। जो बीच में थोड़ा इनफर्टाइल या प्रोडक्टिव लैंड है वो टुकड़ों टुकड़ों में बचा हुआ है, और प्लांटेशन के लिए आपको एट स्ट्रेच लैंड चाहिए होता है। तो इन्हें कॉम्पैक्ट प्लॉट चाहिए थे, तो कॉम्पैक्ट प्लॉट की कमी है। कॉम्पैक्ट प्लॉट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, लेबर नहीं मिल रही उस लेवल पर, ये सारी चीज़ों की कमी से जूझ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसे ये सारा कुछ करना कहाँ है, फैक्ट्री साइड पे, यानी कि जहाँ पर नील बनाना है, जहाँ पे बाट लगाई हुई है, बैट जिनमें नील बनता है, ये सारा कुछ चाहिए भी वहाँ पर। और वहाँ पर अगर ये सब कुछ ऐसे चाहिए तो वहाँ पर ऑलरेडी जो कल्टीवेशन कर रहे हैं लोग, उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस करना होगा। तो ये सारी मजबूरियाँ हैं निज सिस्टम की, इसकी वजह से निज सिस्टम उस लेवल पर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो अब क्या किया जाएगा, अब एक नेक्सस क्रिएट होगा। नेक्सस क्या है, 1793 से ही जमींदारी सिस्टम शुरू हो रखा है। उसके तहत बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ रेवेन्यू ज़मींदार से वसूलना, और ज़मींदार बदले में रेंट वसूलेगा किससे, फार्मर से, क्योंकि मालिक अब ज़मीन का ज़मींदार है तो वो रेवेन्यू देगा, और जो इस समय फार्मर है वो टेनेंट हो गया है तो वो तो रेंट ही देगा। अब जब इतना ज़बरदस्त रेंट आपको देना है, तो रेंट ना दे पाने की परिस्थिति में आपके पास एक ही तरीका है कि आप अपने इक्विपमेंट्स, आप अपनी लेबर, आप अपना लैंड, या आपके पास कोई भी एसेट का गिरवी रखिए, वहाँ से पैसा आएगा और आप रेंट पे करिए। कीमतें कम चल रही हैं 1790 में, बहुत ही एक्सॉर्बिटेंट रेवेन्यू डिमांड रखी गई है, फार्मर अनेबल है इसको पे करने को लेकर। ऐसे में फार्मर के पास ऑप्शन ही क्या है, खेती तो करना जरूरी है। तो नेचुरली फार्मर अट्रैक्ट होगा किसी के प्रति जो उसे यह वादा करे कि मैं आपसे कोई एक ऐसी खेती कराऊंगा जिसका बहुत ही बूम है इस समय यूरोप में, जिसकी मांग बहुत है, तो आपको मैं कीमतें ऑन द स्पॉट अच्छी दूंगा, आपकी कम्युनिटी बहुत ही मार्केटेबल होगी। सेकंड, वो फसल लगाने के लिए मैं आपको नेसेसरी इनपुट दूंगा, मैं आपको नेसेसरी पैसा दूंगा। तो मैं आपको पहले एडवांस में पैसा दूंगा, मैं आपको
गुड्स प्रोवाइड करूँगा, मैं आपका माल उठाऊँगा तो बिकने की भी दिक्कत नहीं है और हाई प्राइस पे उठाऊँगा। तो अल्टीमेटली गदने की तरफ, एडवांस लोन की तरफ अट्रैक्ट हो गया फार्मर, और ये एडवांस लोन इसके गले की फांस बनेगा। और अब एक नया सिस्टम हम देखने जा रहे हैं, आइए कैसे बनता है वो सिस्टम, इस सबको डिलीट करते हैं। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, अल्टीमेटली ये जो भारत में प्लांटर आए हैं, आए तो ब्रिटेन से ही, और ब्रिटिशर्स की, भारत के जो ब्रिटिशर्स हैं इनकी अफिनिटी इनके प्रति हमेशा जारी रहेगी, ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो नेचुरली ज़मींदार को इस समय ज़मीन किससे मिली है मालिकाना हक के तौर पर? ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिशर्स एक तरह से ज़मींदार के मालिक तो हैं, तो पैरामाउंट ऑनर कौन है? लैंड के ब्रिटिशर्स हैं। और ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि जब आप समय पर लगान नहीं भर पाएंगे तो आपका ज़मीन का ऑक्शन भी करा दिया जाएगा। और बहुत हद ये भी पॉसिबल है कि ऑक्शन के तहत वो लैंड प्लांटर ले ले। दूसरा, ज़मींदार और तालुकदार के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशर क्रिएट करे कि आप इन्हें सस्ती लीज पे लंबे समय तक लैंड दे दो, बहुत लंबे समय तक लैंड दे दो, बहुत ही कम लीज पर। इन सारे कारणों से कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ प्लांटर को, और प्लांटर को बहुत लंबे समय के लिए लीज पर वो लैंड मिल गया। अब जब लैंड ही लीज पर ले लिया तो अब ऑनर ज़मींदार है उस पर्टिकुलर लैंड का, या अब अथॉरिटी प्लांटर की है? तो अथॉरिटी प्लांटर की है। जब अथॉरिटी ही पूरी तरह से प्लांटर की हो गई तो अल्टीमेटली जो पीजेंट है वो पीजेंट को रेंट किसको देना है? अब प्लांटर को पे करना है। तो इसके तहत ब्रिटिशर्स के साथ एक नेक्सस क्रिएट हुआ प्लांटर का, जिसके तहत ज़मींदार को कई बार कॉन्फिडेंस में लिया गया, ज़मींदार पे कई बार प्रेशर बनाया गया, या ज़मींदार का कई बार लैंड ऑक्शन किया गया। किसी भी फॉर्म में लैंड जाएगा प्लांटर के पास, और जब लैंड प्लांटर के पास जाएगा तो जो लैंड के ऊपर सर्वाइव कर रहा है पीजेंट, वो भी ऑटोमेटिकली जाएगा प्लांटर के ही पास, और उसे प्लांटर को देना है रेंट। एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? अब प्लांटर क्या करेगा कि वो फैक्ट्री लगाएगा नील की, और उस फैक्ट्री साइड में ही उसे वो लैंड चाहिए, और जब वो उस लैंड को एक्वायर करेगा तो बड़े लेवल पर वहाँ से लोगों को एलिमिनेट होना होगा, वो उनको वहाँ से खदेड़ेगा, निकालेगा। इसकी वजह से प्लांटर के बीच में, नील की फैक्ट्री के बीच में और वहाँ पर सर्वाइव कर रहे लोगों के बीच में लगातार हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिले। लोग ज़मींदारी के बोझ से दबे हैं, एग्जॉर्बिटेंट रेवेन्यू नहीं दे सकते, कीमतें गिरी हुई हैं, प्लांटर को संरक्षण है सरकार का, ज़मींदार को मालिकाना हक सरकार से मिला, ज़मींदार दफन में चल रहा है, तालुकदार कमज़ोर पड़ चुके हैं, एब्सकॉन्डर माना जाता है, ग्रीन फैक्ट्री माना जाता है, कॉन्स्पिरेटर माना जाता है। इन पे ब्रिटिशर्स को कॉन्फिडेंस नहीं। ब्रिटिशर्स के समर्थन से यह जो नया प्लांटर है फैक्ट्री लगा रहा है अपनी मनमर्जी के साइड पर, और उस रीजन के लैंड को लीज पर लेकर के या रेंट पर लेकर के वहाँ से एविक्ट कर रहा है फार्मर को। चारों दिशाओं से फार्मर फंसा हुआ, और फार्मर को ऐसे में अगर एक रे ऑफ होप, आशा की किरण नज़र आ रही है तो वो एक एडवांस लोन है, और ये एडवांस लोन फार्मर ले लेगा। तो एक लेवल पर तो ये बाय विल लिए गए, उसके बाद के स्टेजेस में, ये सक्सेसिव स्टेजेस में ये बाय फोर्स दिए गए। तो एडवांस लोन दिए गए हैं इन इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा किन को? फार्मर को। अब इस एडवांस लोन के साथ साथ एक शर्त ये रहती थी, वो शर्तें क्या है? अग्रीमेंट साइन करना पड़ता था, और उस अग्रीमेंट को हम कहते हैं सट्टा। तो सट्टा साइन किया करते थे पीजेंट्स इस प्लांटर के साथ। सट्टे की शर्त क्या है कि आप जितनी भी अपने खेतों में खेती करते हैं, आपके दिन जो भी खेत है उसका 25% खेत के ऊपर आप इंडिगो लगाएंगे, मैंडेटरी। क्लियर बात? तो 25% खेत के ऊपर आप इंडिगो लगाएंगे, ये डन है। दूसरा, सट्टे के तहत करार ये रहता था कि एडवांस मनी तो आपको दे दी, एडवांस मनी तो आपने दे दी, एडवांस किसने दी? प्लांटर ने दी। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो आपको क्या देता था? सीड देता था एंड ड्रिलर्स देता था। ड्रिल, वो जो बांस के रहते हैं जिससे ड्रिल्स लगाते हैं, सीड एंड ड्रिल्स वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन लैंड प्रिपेयर करना, लैंड को प्रिपेयर करना, सीड्स को सो करना एंड क्रॉप को ग्रो करना, क्रॉप ग्रोथ। तो सीड सो, क्रॉप ग्रोथ एंड लैंड प्रिपरेशन, ये सारा कुछ किसके रोल होता था? फार्मर का। सीड और ड्रिल देगा प्लांटर, मनी देगा प्लांटर, लेकिन लैंड प्रिपरेशन, सीड की सोइंग, सीड की ग्रोथ, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? फार्मर की। और फार्मर को अपने 25% पर क्या लगाना है? इंडिगो। अब जब ये सब हो रहा था तो हुआ क्या? हाई लेवल पर प्रेशराइज किया जाता था प्लांटर के द्वारा इंडिगो ग्रो फार्मर को कि आपको अपनी लैंड के बेस्ट 25% में इंडिगो लगाना है। पहली बात। दूसरी बात, जब इंडिगो लगाने का समय होता था, जब भी पैडी लगाने का भी समय होता था,
तो प्लांटर के द्वारा शर्त ये रहती थी और प्रेशराइज किया जाता था, कोएर्स किया जाता था, परसुएड किया जाता था इनको कि आप पहले इंडिगो पे फोकस करेंगे, अपने बैल, अपने हल, हर चीज़ पहले इंडिगो पे लगाएंगे लेबर, उसके बाद आप पैडी की तरफ जाएंगे। तो सबसे बेस्ट लैंड इंडिगो को डिवोट हुआ। इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द सोइंग ऑफ द पैडी के टाइम पर लेबर इक्विपमेंट इंडिगो को डिवोट हुए। और सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि इंडिगो के लगने के बाद कीमतें भी नहीं दी गई जो तय होती थी, बहुत ही गिरी हुई कीमतों पर इंडिगो खरीदा जाता था, जबकि इंडिगो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े लेवल पर बिकता था। इसके तहत अब होने के लगा, वो जो फार्मर का लैंड इंडिगो को डिवोट होता था वो बाद में पैडी की खेती के लिए भी सही नहीं रह पाता था, क्योंकि इंडिगो की जड़ें डीप जाती थी। ये एक तरह का प्लांट था जो हाई लेवल पर सॉइल से उसकी फर्टिलिटी को एक्सट्रैक्ट कर देता था। इतने बड़े लेवल पर सॉइल फर्टिलिटी एक्सट्रैक्ट होने के बाद वहाँ पर आप पैडी कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते और लैंड फैलो होने लगा। लैंड फैलो होने लगा, इंडिगो की कीमतें सही नहीं दी जाती हैं, सबसे बड़ी बात। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ द लेबर, इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ द इक्विपमेंट इंडिगो पे डिवोट करना है, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लैंड इंडिगो को डिवोट कर दिया। ये सब करके भी कीमतें सही नहीं मिली। इसकी वजह से वो जो लोन दिया जाता था वो लोन रिकवर भी करना है, और लोन एक खास तरह के इंटरेस्ट के साथ आता था। धीरे 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 होने ये लगा कि जैसे ही आप लोन लेकर के पहली फसल काटते थे, वो फसल जैसे ही आप जमा करते थे जा करके उस प्लांटर के पास, वो आपको एक नया लोन दे देता था। आप इस विशियस साइकिल से बाहर ही नहीं आ पाते थे। लोन का प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता चला जा रहा था, बैलेंस बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि आपको कीमतें तो मिल ही नहीं रही, तो आप पे कहाँ से करेंगे, लोन पे बैक कहाँ से करेंगे। लोन का बैलेंस अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है और नया लोन देते चले जा रहे हैं। इसके तहत धीरे धीरे आप मजबूरीवश पहले अपना वो लैंड मॉर्गेज कर देते हैं, मतलब लैंड के ऊपर जो आपके राइट्स हैं उसको मॉर्गेज किया। सेकंड, आपने अपने बैल, अपने हल मॉर्गेज कर दिए। तीसरा, आपने अपने आप को मॉर्गेज कर दिया। स्लोली वो फार्मर जो इंडिविजुअल फ्री कैपेसिटी कभी पैडी की कल्टीवेशन किया करता था, वो इस एडवांस लोन और गदनी सिस्टम के तहत कब उस प्लांटर के अधीन चला गया या पता ही नहीं चला, और बड़े लेवल पर वो एक बदुआ मजदूर बन गया। फोर्स्ड और बॉन्डेड लेवल के तहत इंडिगो की खेती कराई गई, किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई और लगातार किसान दोहन की तरफ चलता गया, एक्सप्लॉयटेशन की तरफ चलता। इसमें अब एक परिवर्तन क्या आता है, हर बार जब किसान परेशान है तो विद्रोह नहीं होता, विद्रोह होने के कोई कारण और कोई परिस्थितियाँ बनते हैं तभी विद्रोह होता है। 1859 का समय आता है जब किसान इन परिस्थितियों से बहुत ही दुखी है, और उस पर्टिकुलर टाइम में किसानों के द्वारा विद्रोह। तो बंगाल का ये इंडिगो का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, नील विद्रोह। दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा भी गया है नील दर्पण। उस प्ले में आपको देखने को मिलता है कि किसानों का मर्म क्या था। अब होता क्या है यहाँ, क्यों यही साल बना जिस समय में आपका विरोध हुआ। हर बार आपके लेवल पर किया गया रोष, आपके द्वारा की गई वो डिफायंस एक्ट, किसी लॉ को लेके विरोध नहीं बनते, उसे समर्थन मिलना बनता। विरोध कैसे बनाइए, विद्रोह कैसे बनाइए। अब हुआ क्या, जमींदार भी परेशान था। जमींदार क्यों परेशान था, जमींदार ये परेशान था कि किसी ना किसी तरीके से प्लांटर का ब्रिटिशर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस बनता है, और प्लांटर आने जैसे जैसे समय बीत रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लैंड लीज के तहत लेता चला जा रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लैंड ऑप्शन करके प्लांटर्स के हाथ में चला जाता है। लीज का टर्नओवर इतना लंबा है और लीज की अमाउंट इतनी कम है कि ज़मींदार को भी नुकसान होने लगा। वो अल्टीमेटली उसके तहत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेवेन्यू पे करने की, वो भी नहीं कर पा रहा। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, अगर पीजेंट ही मर जाएगा, फार्मर ही मर जाएगा, पैडी कल्टीवेशन हो ही नहीं रहा उस लेवल पर, तो ज़मींदार को रेंट कहाँ से मिलेगा, और अगर उसे रेंट ही उस लेवल पर नहीं मिल रहा है तो वो रेवेन्यू डिमांड कहाँ से पूरी करेगा, उसकी भी आमदनियाँ ख़त्म हो रही है। तो और तीसरी, ज़मींदार की अफिनिटी विलेजर्स के साथ ज़्यादा है, वो एथनिकल असिमिलेशन रखता है उनके साथ। तो ज़मींदारों के द्वारा लोगों को मोटिवेट किया गया, लोगों को मोबिलाइज़ किया गया, अपने साथ जोड़ा गया कि हमें अब इन्हें डिफाई करना है। तो वो एजेंट जो गांव-गांव घूम करके जा करके इनसे नील इकट्ठा किया करते थे, सबसे पहले इनके द्वारा उन्हें रिपेल किया गया। दूसरा, प्लांटर्स के साथ इन्होंने नए एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया। तीसरा, इन्होंने प्लांटर को रेंट देने से मना कर दिया। तो सबसे पहले स्टेप्स, इन्होंने एजेंट्स को रिपेल किया। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट स्टेप, इन्होंने नए एग्रीमेंट करने से साफ मना कर दिया कि हम नए एडवांस लोन्स नहीं लेंगे। तीसरा इनका स्टेप कि इन्होंने रेंट, जो लैंड पे रेंट प्लांटर को पे करते थे, रेंट पे करने से इन्होंने प्लांटर को मना कर दिया। चौथा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो इनकी तरफ बैलेंस खड़ा था प्लांटर का,
वो बैलेंस इन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं पे कर सकते। और वो जो आपने बैलेंस आपके खड़े हैं, उस बैलेंस को पूरा करने के लिए आप अगर कहते हैं नील लगाओ तो वो भी नहीं लगाएंगे। तो खुल करके इनके द्वारा विरोध कर दिया गया, बहुत ज़बरदस्त विरोध। अब शुरुआत के समय में ऐसा इनके द्वारा माना गया कि सरकारें हमारा समर्थन करेंगी। अभी 1857 में रिवॉल्ट हो गया था। 1859 में सरकार चांस नहीं ले सकती थी कि कोई दोबारा बड़े लेवल पर इस तरह का विरोध हो। इनके द्वारा जब इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए तो नियर बाय जो गवर्नमेंट हैं उनके द्वारा यहाँ पर गश्त की गई, पेट्रोलिंग की गई। इनको लगा सरकार की हमसे सहानुभूति है, मतलब ये ऑलवेज ये मान कर चल रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ है और ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ है, वो इन प्लांटर्स को डराने का, दबाने का, सुधारने का काम करेगी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो शुरुआती दौरे किए गए और इन लोगों के द्वारा जो गलतफहमी पैदा की गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा मर्म देख करके, हमारा हाल सुन करके आ रही है, ये गलतफहमी थी। जब इनके द्वारा विद्रोह बढ़ा दिया गया तो इस बात का भय पैदा हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि प्लांटर्स को कहीं ख़त्म ना कर दिया जाए, मार ना दिया जाए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन प्लांटर्स को संरक्षण देना शुरू किया, प्रोटेक्शन देना शुरू की और विद्रोह का सप्रेशन कर दिया। याद रखें, ये भारत का वो विद्रोह है जिसे बड़े लेवल पर मीडिया कवरेज मिली। जैसे ही 1859 में एक्टिविटी शुरू होने लगी थी, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे बंगाल के, कोलकाता सिटी के, वो सब ने दक्षिण की तरफ पलायन करना शुरू किया। सब पर्टिकुलरली इस एरिया की तरफ आए और इस रीजन में जा कर के उन्होंने वहाँ पर स्टडी किया, चाहे वो पेंटर था, चाहे वो आर्टिस्ट था, चाहे लिरिसिस्ट था, चाहे नॉवलिस्ट था, चाहे जर्नलिस्ट था, कोई भी था, जम करके इस नील विद्रोह के ऊपर लिखा गया और एक माहौल ऐसा बनाया गया पूरे के पूरे इंटेलेक्चुअल गलियारे में कि एक एट्रोसिटी बरपाई गई है प्लांटर्स के द्वारा, एक एट्रोसिटी बरपाई गई है ब्रिटिशर्स के द्वारा और मजबूरी बस ब्रिटिशर्स को एक इंडिगो कमीशन नियुक्त करना। जब ब्रिटिशर्स के द्वारा इस पर्टिकुलर 1859 की घटना के बाद इंडिगो कमीशन नियुक्त किया गया तो इंडिगो कमीशन के द्वारा जांच की गई कि क्या प्लांटर्स के एंड पर कुछ इस तरह की फ्रेवलस प्रैक्टिसेस हुई थी। तो इंडिगो कमीशन ने ये कहा कि यस, प्लांटर्स के द्वारा एट्रोसिटी बरपाई गई। बहुत ही अनड्यू लेवल पर लोन्स एडवांस में दिए गए और बहुत ही कम कीमतों पर इंडिगो परचेज किया गया। इसके तहत बड़े लेवल पर फार्मर को नुकसान हुआ। पीजेंट ज़बरदस्ती शर्तें मनवा करके 25% वो खेत उनके चुनवाए गए जिन खेतों पे बढ़िया खेती वो करते थे अपनी पैडी को लेकर के। धीरे धीरे उन्हें एक विशियस साइकिल में कन्वर्ट किया गया और ये सारी प्रैक्टिसेस माल प्रैक्टिसेस इंडिगो फार्मर के लेवल पर करने का काम किया प्लांटर। तो इंडिगो कमीशन के द्वारा लगातार फार्मर्स के साथ इंटरव्यूज़ किए गए, काउंसलिंग की गई और उनसे पूछा गया कि क्या आप फर्दर इंडिगो फार्मिंग करना चाहते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि क्लियर कट नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसे कौन से सुधार करें जिन सुधारों के लेवल पर फिर आप कर लेंगे इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप नया कॉन्ट्रैक्ट एक प्लांटर के साथ करना चाहते हैं? बोले नहीं। बोले क्या सुधार हो, आपकी क्या मांगे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? तो उन्होंने ये कहा कि हम भीख मांगना पसंद करेंगे, गांव छोड़ के दौड़ जाना पसंद करेंगे, हम फार्मिंग नहीं करेंगे इंडिगो की किसी भी लेवल पर, हमारे एंड पर मना है। वो इतने परेशान हो चुके थे कि बहुत से लोगों ने अपने गाँव डेजर्टेड कर दिए, छोड़ करके वहाँ से भाग चुके थे, गाँव बंजर पड़ चुके थे, बुरी तरह से किसानों की हालत त्रस्त हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सवाल यह उत्पन्न होता है कि किस तरह का एक सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाया, जबकि वो ये थ्योरी देते हैं कि हम पैटर्नलिस्टिक कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, हम अनसिविलाइज लोगों को सिविलाइज करने का काम कर रहे हैं और हम भारत के विकास के लिए भारत में राज कर रहे हैं। ये थ्योरीज मैं आपको सारी पढ़ाऊँगा, जिसका दावा वो ये ठोकते रहे कि हम भारतीय विकास के लिए भारत में टिके हुए हैं, जबकि यह भारत का विकास नहीं है। तो कुल मिला के अब यहाँ से कंक्लूजन ये निकल करके आती है कि इंडिगो प्लांटेशन से किसी को परहेज नहीं था, इंडिगो फार्मर कॉन्ट्रैक्ट करने से डरता नहीं था। भारतीय किसान एंटरप्राइजिंग किसान है, उसने हमेशा नए नए तरह के प्रयोग किए हैं और वो किसी प्रयोग से कभी घबराया नहीं है, हर प्रयोग में वह सफल हुआ। यहाँ पर कारण क्या आ जाता है, अगर इंडिगो फार्मर को मजबूर नहीं किया जाता कि अपने बेस्ट लैंड के ऊपर उसे फार्मिंग करनी है, विश के अकॉर्डिंग फार्मिंग करता इंडिगो की, वो अपनी विल के अकॉर्डिंग ये चूज़ करता कि किस लैंड पे मुझे इंडिगो लगाना है, किस नॉलेज के अकॉर्डिंग किस लैंड के ऊपर मुझे पैडी लगाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, अगर उसके ऊपर एडवांस लोन का प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाता, जिसके तहत कई तरह की शर्तें आई कि आपको ये फसल मुझे ही बेचनी है, उसकी इंडिगो की क्रॉप ओपन मार्केट में बिकनी चाहिए और ओपन मार्केट में उसे मार्केट प्राइस फैच होना चाहिए, तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई के लेवल पर डिसाइड होता, ना कि डिक्टेटेड अमाउंट डिसाइड होता। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि अमाउंट डिक्टेटेड थे, जो कीमत थी वो डिक्टेटेड थी, इसकी वजह से जितना लगाने पे मेहनत की उसकी उपज में, उसके एवज में उसे वो पैसा मिला थी, इसकी वजह से वो घाटे में जाने लगा। तीसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, उसे यह लिबर्टी दी जानी चाहिए थी कि वो किस साल में इंडिगो लगाना चाहता है, किस साल में लैंड अबैंडन रखना चाहता है, फैलो रखना चाहता है, क्योंकि लगातार इंडिगो लगाया गया और लैंड की फर्टिलिटी खत्म की, जिसकी वजह से उसके लिए फूड ग्रेन के भी लाले पड़ गए, क्योंकि उसकी अपनी फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि अब पैडी भी नहीं होता है,
अल्टीमेटली अगर किसान को ये फ्रीडम दी जाए तो वो हो सकता है एक सीज़न में इंडिगो लगाता और नेक्स्ट 2 सीज़न नहीं लगाता, लेकिन फिर थर्ड सीज़न में वो जरूर इंडिगो लगाता। इससे उसकी फूड ग्रेन प्रोडक्शन की फर्टिलिटी भी बनी रहती लैंड की, और उसकी इनसिक्योरिटी की सिचुएशन भी नहीं आती, वो सिक्योर रहता। इस तरह के अगर इक्वल नियम पर अगर एक बराबर ग्राउंड के ऊपर एग्रीमेंट करता है प्लांटर, मार्केट प्राइस के साथ इंडिगो की कीमत को जोड़ता, एडवांस लोन के साथ ऐसी शर्तें नहीं देता जो शर्तें बाउंड करती हैं, अनड्यू रेंट नहीं लागू किया जाता किसानों के ऊपर लीज पर लैंड लेकर के, उनके बेस्ट पीरियड का बेस्ट लेबर, उनके बेस्ट इक्विपमेंट ज़बरदस्ती यूज़ नहीं कराए जाते, उसे डिसाइड करने दिया जाता कि वो कैसे ऑपरेशंस करेगा, और सिर्फ प्लांटर के द्वारा प्रॉफिट पे ना फोकस किया जाता, तो फिर ये इंडिगो खेती करने में किसान को कोई परहेज नहीं था। लेकिन इस तरह के नियम नहीं फॉलो हुए और इस तरह से ये बार बार बर्बाद हुआ। बहरहाल 1818 का समय है, 1880 का ये टाइम है जब बंगाल के रीजन में इंडिगो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और इंडिगो खेती यहाँ पर नहीं हुई। ट्रेंड चेंज हुआ और ट्रेंड चेंज होकर के बिहार की तरफ आ गया। अब बिहार का चंपारण का इलाका है जहाँ पर इंडिगो लगाया जाता है और कोई परहेज नहीं किया जाता, सेम वही नियम है, सेम उसी तरह से यहाँ पर कार्य होता है जैसा बंगाल में होता है। बस इतनी सी बात है कि लोकेशन शिफ्ट हो गया। वो बात अलग है कि जैसे ही 20वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई, जब हम 1900 और उससे ऑनवर्ड एंटर होते हैं, तो इस समय वर्ल्ड लेवल पर आर्टिफिशियल डाई, सिंथेटिक डाई क्रिएट हो गया। सिंथेटिक डाई के आ जाने की वजह से इंडिगो की मांग में कमी आई बड़े लेवल पर, लेकिन अभी भी नेचुरल कलर्स का क्रेज बहुत था और किसी तरह से इन प्लांटर्स ने मैनेज किया कि इंडिगो के अंडर एरिया एक्सपेंड किया जा सके और यूरोप में इसकी मार्केट बनाए रखे। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ा वही एक्सप्लॉयटेशन का दौर हुआ। यही कारण है 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो 1917 में उसी पर्टिकुलर चंपारण के एक किसान ने गांधी जी को न्यौता दिया कि यहाँ पर आइए और नील की खेती करने वाले लोगों का फ्लाइट देखिए, इनका दुख देखिए, डिस्ट्रेस देखिए, मर्म देखिए। गांधी जी ने वहाँ जाकर के कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ने डाटा कलेक्शन किया और डाटा कलेक्शन ही सत्याग्रह हो गया। इसी को चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, जो आगे जाकर के आप पढ़ेंगे, जिससे बड़े लेवल पर भारत में क्रांति हो गई और 2 ही साल में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर दिया। तो चंपारण सत्याग्रह एक बहुत बड़ी घटना भारत की मानी जाती है। बाबू राजेंद्र प्रसाद हमें यहीं से मिले, उन्हें डाटा कलेक्शन करने के लिए गांधी जी के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि पास ही लखनऊ के और अदर एरियाज में यह सब पढ़ाई कर रहे थे। तो इस समय भारतीय राजनीति को वो खिलाड़ी मिले चंपारण सत्याग्रह से जिन्होंने भारत को रचा है, निर्माण किया, बनाया है। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर के भारत की इंडिगो की कहानी बताती है कि प्लांटेशन का हाल क्या था, कैसे प्लांटर कॉफ़ी, टी, शुगर केन, टोबैको, बनाना, रबर एंड इंडिगो में लोगों को हरास कर रहे थे, कैसे एडवांस लोन के माध्यम से उन्हें लूटा गया, कैसे उनकी प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस जिसके तहत वो अपनी विजडम से डिसाइड करते थे फार्मिंग कैसे करनी है, कब फसल लगानी है, कौन से पैचेस में लगानी है, कौन से एरिया में लगानी है, सब डिस्टॉर्ट कर दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी थी, हर जगह पर यही थी, थोड़े बहुत फेरबदल के साथ जो आप आने वाले समय में समझोगे। एक कहानी ये, अब हमें एक नई कहानी की तरफ बढ़ना है, जो कहानी है बंगाल के ज़मींदार। उससे आप एक और नए डायनेमिक्स को समझने का काम करें। अब हम एक केस स्टडी समझते हैं बंगाल के ज़मींदार की, और वहाँ पर समझते हैं कि फार्मर की परिस्थितियाँ कैसी बनी, क्यों फार्मर नुकसान में चला गया, क्यों बर्बादी हुई। देखिए, जब हम बात ज़मींदार की करते हैं तो आप सभी जानते हैं 1765 इलाहाबाद की संधि, दीवानी के अधिकार और ज़मींदार, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत में यह ज़मींदार एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो बंगाल में बैठा है। ब्रिटिशर्स ने इसे डेलिबरेटली चुना, आप सबको पता है कॉर्नवालिस का इनको चुनने का कारण सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इनके पास होता था। कैसे चुने जाते थे ये ज़मींदार? एक ज़मींदार को यूनिट ऑफ कैलकुलेशन माना गया, यूनिट ऑफ इवैल्यूएशन माना गया। एक ज़मींदार के अंदर 400 विलेजेस हुआ करते थे। तो या तो एक ज़मींदार के लिए एक गांव होगा या 100 या 400 तक भी। तो ऐसे भी ज़मींदार हमें मिले जिनके अंदर 400 गाँव। तो यहाँ पर ना एग्रीमेंट किसान से, ना एग्रीमेंट गाँव से, यहाँ पे एग्रीमेंट ज़मींदार से। और एक ज़मींदार एक बिग एस्टेट होल्डर है जिसके अंदर 400 गाँव का एस्टेट आता है। तो अल्टीमेटली ये सारे के सारा वर्ग ब्रिटिशर्स के पहले भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे ताल्लुकदार, जिसका ताल्लुक है माने कनेक्शन है, कनेक्शन माने जो जनता, जो पीजेंट और जो रूलर के बीच का कनेक्शन है, ताल्लुकदार। ये रेवेन्यू कलेक्टर हुआ करता था एक तरह का। सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन एक आपने सुने होंगे राजास, जो बहुत बड़े बड़े जमींदार थे उन्हें राजा कहा जाता था। और फिर एक वर्ग आता था जमींदार।
तो ताल्लुकदार, जमींदार, राजा सभी एक ही वर्ग हैं जो एक तरह के मीडिएटर हैं, बिचौलिए, जो रैयत से लगान इकट्ठा करके केंद्रीय शासक को देते हैं। अब कुल मिलाकर के जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उनके सामने एक टारगेट क्या है? उनके सामने एक टारगेट ये है कॉर्नवालिस के सामने कि विलेज लेवल पर ये जो वर्ग बैठा हुआ है ताल्लुकदार या राजा, इसकी प्रेस्टीज, इसकी अथॉरिटी और रिस्पेक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है और अगर ये निकले, इन्हें यहाँ से एलिमिनेट किया तो सेंट्रल लेवल पर ऑलरेडी हमने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, वहाँ के शासक को ख़त्म करके हम वहाँ बैठ गए हैं। लेकिन भारत बसता है गाँव में और गाँव चेहरा पहचानता है अपने इमीडिएट रूलर का, और एक तरह से इमीडिएट रूलर, इमीडिएट अथॉरिटी ये लोकल होल्डर है, लोकल प्रोफाइल बेयरर है, और वो है ज़मींदार है, कहीं ताल्लुकदार है, कहीं राजा है। इसको नहीं यहाँ से एलिमिनेट किया जा सकता वरना विद्रोह हो जाएगा। और फिर इसको ज्ञान है लोकल क्रॉप्स का, लोकल लैंड का, लोकल डायनामिक्स का, कस्टमरी राइट्स का, कल्चर का, और लैंग्वेजेस भी जानते हैं, और एक्सपीरियंस है ये लगान की विधियों को, लगान के प्रोसेसेस को, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बेटर जानते हैं। इनके पास मशीन भी है कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, जैसे अमलाज और बाकी ऑफिसर्स हैं इनके पास। तो ये सब कुछ हमें रेडीमेडली मिल जाएगा अगर हम सिर्फ ज़मींदार को ही चूज़ करें फॉर द पर्पज़ ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो ज़मींदार को लैंड का ऑनर डिक्लेयर किया जाए और इसी से रेवेन्यू लिया जाए। 50-60 हज़ार लोगों से निपटने से बेटर है 20-25 ज़मींदारों से निपटना। ज़मींदार बना दिया गया, फिर ज़मींदार फेल होने लगा, मैंने आपको बताया। ज़मींदार के फेल होने के बहुत से कारण तो मैंने आपको बताए। एक नया कारण जो अब हमें समझना है वो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, और वो है जोतेदार। ये जोतेदार कहाँ से आया और ये कौन सा पर्सन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसे हम समझते हैं, सारा कंसेप्ट अच्छे से देखते हैं। देखिए, एक तो ज़मींदार, एक तो राजा है, ताल्लुकदार है, ज़मींदार है, इन सबको एक सिंगल नाम क्या दे दिया? ज़मींदार। क्लियर? ज़मींदार नाम दे दिया गया। अब ये जो ज़मींदार, ये किसके तरफ दिया गया? अंग्रेजों की तरफ। ये सारे एक ही वर्ग हैं, ज़मींदार। जहाँ 300-400 गाँव के ऊपर एक ज़मींदार है, वहीं पर विलेज में एक बहुत बड़े लेवल पर अगर कोई रिच फार्मर है, वेरी रिच फार्मर, या विलेज का जो हेडमैन है, ये भी अलग अलग नाम से जाने जाते थे। जैसे विलेज हेडमैन उसे मंडल कहा जाता था, और बहुत ही रिच फार्मर है तो उसे क्या कहा जाता था? जोतेदार। जोतेदार। अब आपको कुछ कंसेप्ट समझ लें। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है, अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने